हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे मैथ्स पेडागोजी के टॉप 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, पेडागोजी एक ऐसा सेक्शन है जो आपका केवल मैथ्स में ही नहीं बल्कि सारे टॉपिक में कवर करता है। ठीक है, पेडागोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे टॉपिक के लिए। सभी टॉपिक से एक ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ मैथ्स पेडागोजी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के टॉप 20 क्वेश्चन। इसको हम एक एक करके समझते हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, हर एक क्वेश्चन को समझिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया हमारा, निम्न में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए आपका ऑप्शन क्या क्या दिया है। सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है। रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है। अपना ऑप्शन दिया है, राहुल अपने खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, सुनीता धूप में सूख रहे कपड़े को गिन रही है। तो दोस्तों हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका हमेशा अगर कहीं भी आपको नहीं नहीं दिया हो तो हमेशा हमें निगेटिव वाले आंसर को ही निकालना है। तो देखिए, इन चारों में से किस ऑप्शन में गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है ये हमें निकालना है। तो देखिए पहला पहला ऑप्शन को आप देखते जाइए, सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है। ठीक है, अब देखिए अगर सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है तो सीता सब्जी वाले से सब्जी का लेन देन करेगी, मतलब उसको कितना किलो आलू चाहिए, कितना किलो टमाटर चाहिए, इसका लेन देन करेगी। और जो है वो कितने का सब्जी खरीदी इसका भी लेन देन करेगी। मतलब इसमें कहीं ना कहीं गणितीय संक्रिया का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए में प्रयोग हो रहा है। अब देखिए ऑप्शन बी, देखिए क्या दिया है, रमन अपने पिता की दुकान का बही खाता जांच रहा है। दुकान का बही खाता मतलब हिसाब किताब वो जांच रहा है। ठीक है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं गणित का प्रयोग होगा। अब देखिए ऑप्शन सी में क्या दिया है, राहुल अपने खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। अब देखिए राहुल अपने खेत में काम कर रहा है, मतलब खेत में काम कर रहा है, तो खेत में काम कर रहा है तो उसका गणित से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए डी में क्या दिया है, सुनीता धूप में सूख रहे कपड़ों को गिन रही है। ठीक है, धूप में सूख रहे कपड़े को गिन रहे हैं और गिनती करना क्या हो जाता है, ये गणितीय संक्रिया में आता है। तो ये भी हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन हमें निकालना क्या है कि गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो गणित का प्रयोग किस में नहीं हो रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर सी में। राहुल अपने खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, इसमें कोई भी गणित का संक्रिया प्रयोग नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान से क्वेश्चन बनते हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण है। ठीक है, अब देखिए हमारा कारण क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, बच्चों का सामाजिकरण करने में, बच्चों का चरित्र विकास करने में, और डी में क्या दिया है दोस्तों, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसमें हमें बोल क्या रहा है कि गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है। गणित में ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से हम उसको पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देते हैं। तो देखिए गणित हमें क्या क्या हेल्प करता है, कहीं ना कहीं गणित सीखने में हमें तार्किक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बच्चे में गणित सीखने में कहीं ना कहीं तार्किक दृष्टिकोण का डेवलपमेंट होता है। तो ये तो हमारा पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, बच्चों का सामाजिकरण करने में, बच्चे जो है समाज से अंतःक्रिया करके किस प्रकार से सीखता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया है, बच्चों का चरित्र विकास करने में। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चे का चरित्र विकास किस तरीके से हो रहा है। अगर वो गणित सीख रहा है तो बच्चे किसी चीज़ को कितने सुगम तरीके से सोच सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से बेसिक से समझते जाइएगा और सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किए जाने वाला उद्देश्य है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है कि किसी गणितीय आकृति को दिखाकर हम किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया ऑप्शन में, कौशलात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपका सभी आंसर, थोड़ा बहुत सभी आंसर आपका सही होता है, लेकिन कौन सा आंसर ज़्यादा सही होता है हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, हमें इसमें क्या बोला, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मतलब इन चारों में से कौन सा आंसर ज़्यादा सही है। तो देखिए आपका जो है ज्ञानात्मक उद्देश्य, अब ये ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या होता है, किसी गणितीय आकृति को देखकर बच्चा कितना ज्ञान अर्जित कर सकता है या फिर कितना ज्ञान अर्जित किया है, ये चीज़ क्या करता है, उसको डेवलप करता है। ठीक है, तो किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य क्या हो जाएगा, आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सीखने के आकलन का आधार है। ठीक है, अब देखिए सीखने के आकलन का आधार कौन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पुनः स्मरण, जैसे को तैसा लिख देना, व्यवहारिक परिवर्तन, व्याख्या कर सकना। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, पुनः स्मरण। पुनः स्मरण क्या कहलाता है, ये हमारे रटंत प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, ये हमारा रटंत प्रणाली पर आधारित है, ये हो गया रटंत प्रणाली पर आधारित है हमारा पुनः स्मरण। तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि सीखने का हमें आकलन करना है। अब उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया है, जैसे को तैसा लिख देना, तो ये तो कहीं भी सही होगा नहीं। अब उसके बाद देखिए क्या दिया है, व्यवहारिक परिवर्तन, बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है और किस प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, इसी का बोध हमें कराता है। उसके बाद देखिए डी में क्या दिया है, व्याख्या कर सकना। तो मैंने आपको क्या बताया था, रटंत प्रणाली पर हमें नहीं चलना, मतलब व्याख्या कर सकना, मतलब रटा रोटाया को व्याख्या कर सकता है। ठीक है, तो सीखने के आकलन का आधार क्या हो जाएगा, व्यवहारिक परिवर्तन। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका जो है पेडागोजी बहुत ही सरल, बहुत ही इजी तरीके से आपको पूछा जाता है। हर एक सेक्शन में आपका पेडागोजी जो है वो 15 नंबर के आते हैं। अब देखिए जिस छात्र से मैथ्स अच्छे से बनता नहीं है, वो पेडागोजी सेक्शन में 15 नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद रहा हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन। अब पूछेगा 15 नंबर का न्यूमेरिकल सेक्शन, तो मान लो जो गणित में अपने आप को बहुत कमज़ोर समझता हो, तो इस 15 नंबर के न्यूमेरिकल में वो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन तो बना ही सकता है। ठीक है, तो हमारा अगर आपको लगता है कि आप गणित में कमज़ोर हो, फिर भी आप सिर्फ पेडागोजी की मदद से गणित में 20 से 22 नंबर आराम से ला सकते हो। ठीक है, तो गणित को डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आप अपना पेडागोजी सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद हमने गणित का न्यूमेरिकल सेक्शन को सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया जाएगा। आप वहां से जाकर जरूर देखिए, ताकि आपका न्यूमेरिकल सेक्शन भी अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। देखिए क्या बोल रहा है कि कक्षा में गणित शिक्षण तो हम दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, परीक्षा आयोजित करते हैं। ठीक है, मासिक परीक्षा आयोजित करते हैं, तो उसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, छात्रों की गणित विषय के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए, छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, छात्रों को वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के लिए, और छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करने के लिए। ठीक है, तो देखिए कभी भी आपको अभ्यास कराना हो, रटंत्र प्रणाली हो, ये सारे आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाते हैं। आपको कहीं भी ये निगेटिव दिखेगा तो आपको सबसे पहले इसे काट देना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये भी आपका कहीं ना कहीं निगेटिव टैग वर्ड है। क्या दिया है, वार्षिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कराना, हमें परीक्षा पास कराने के लिए बच्चे को कभी भी नहीं पढ़ाना होता। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड में आ जाता है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों क्या दिया है, छात्रों की कमजोरी दूर करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हम गणित शिक्षण के साथ साथ जो मासिक परीक्षा का आयोजित करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि बच्चे में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही है, मतलब बच्चे की कमजोरियों का पता लगाने के लिए हम परीक्षाओं का आयोजित करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका छात्रों की कमजोरी को दूर करने के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ दोस्तों ऐसा कौन सा डेटा है जिसमें हम बच्चों की पूरी साल भर की क्रियाकलाप को, उसकी कमियों को, उसकी खामियों को और उसकी अच्छाइयों को नोट करके रखते हैं, उसको क्या डेटा बोला जाता है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए आपका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, गणित की भाषा में इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है गणितीय सूत्रों का,
गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, गणित की भाषा सीखने के लिए हम क्या करते हैं, गणित के सूत्रों का प्रयोग करते हैं, सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद गणितीय संकेतों का भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। हमारा प्लस माइनस ये क्या होता है, गणितीय संकेत होता है, ठीक है। आपका छोटा बड़ा ये सारा क्या होता है, गणितीय संकेत होता है। और सूत्रों का तो हम प्रयोग करते ही हैं। उसके बाद देखिए गणितीय संख्याओं का, गणितीय संख्या के बिना तो हम गणित सीख ही नहीं सकते, तो गणितीय संख्याओं का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कई सारे बच्चे होते हैं कि कभी भी ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं दिया होता, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि इनमें से कोई नहीं तो कभी होगा नहीं। या फिर कई ऑप्शन में दिया रहता है लास्ट में उपरोक्त में से सभी, तो आंख बंद करके उपरोक्त में से सभी को लगा देते हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना। आपका कभी कभी जो क्या होता है कि उपरोक्त में से सभी रहता है, वो भी ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही हमें आंसर को सेलेक्ट करना है। तो फिर चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, प्रिया विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 बराबर 2 धन 2 अथवा 4 बराबर 1 धन 3 आदि वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था पर है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, संक्रिय अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था, गुणनखंडी अवस्था और परिणात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, संक्रिय अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। इसमें हम कहीं भी विभाजन नहीं कर रहे हैं, कहीं भी हम यहाँ पास गुणा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इसका क्या होता है, ये परिणात्मक अवस्था होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें हमने हर प्रकार के क्वेश्चन लिया है, आपका इजी लेवल का भी, मॉडरेट लेवल का भी और कुछ हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन लिया गया है। और आपके इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पेडागोजी सेक्शन में। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, एक आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और एक आपका होता है संश्लेषण विधि। मैंने आपको आगमन विधि क्या होता है, निगमन विधि क्या होता है, ये मैंने आपको वीडियो बनाकर बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। वह वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसको आप जाके जरूर देखिए अगर आप आगमन विधि और निगमन विधि में आपको कन्फ्यूजन होता है तो। अब देखिए इसमें क्या बोला है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। तो अब देखिए हम एक एक करके समझते हैं। ये हमारा आगमन विधि क्या होता है दोस्तों, आगमन विधि में हम क्या करते हैं, हम चलते हैं उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। हम चलते हैं उदाहरण से नियम की ओर। और आगमन विधि का जनक कौन हो जाएगा दोस्तों, आगमन विधि का जनक होता है, कौन है, मैंने आपको बताया था। तो इसका जनक है अरस्तु, ठीक है। आगमन विधि का जनक कौन हो जाएगा, अरस्तु। आगमन विधि में हम किससे चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर। और निगमन विधि में हम कहाँ से चलते हैं, तो देखिए निगमन में क्या आ रहा है, नी, ठीक है। निगमन में आ रहा है आपका नी, मतलब नियम पहले आएगा। तो निगमन में हम कहाँ से चलेंगे, नियम से, हम चलेंगे नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। निगमन विधि में हम चलेंगे नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है। ये हो गया आपका आगमन विधि और ये हो गया आपका निगमन विधि। इसको आप याद रखिएगा। आगमन में हम चलते हैं उदाहरण से नियम की ओर, निगमन में हम चलते हैं नियम से उदाहरण की ओर। तो देखिए दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर हम किस विधि में चलते हैं, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर हम चलते हैं निगमन विधि में, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर हम चलते हैं निगमन विधि में। और यहीं पर अगर आपको दे दिया विशिष्ट से सामान्य की ओर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आगमन विधि में, ठीक है। तो ऐसे आपका आगमन विधि और निगमन विधि से आपका पेडागोजी में तो एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में, आपका टेट का हर एग्जाम में पूछता है। इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से दृश्य श्रव्य सामग्री है, ठीक है। आपका दृश्य और श्रव्य सामग्री कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों, दृश्य मतलब क्या होता है, दृश्य मतलब क्या होता है, दिखाई देना, ठीक है। दृश्य मतलब होता है दिखाई देना। और श्रव्य मतलब क्या होता है, श्रव्य मतलब सुनाई देना, ठीक है। श्रव्य मतलब होता है दोस्तों सुनाई देना या फिर सुनना,
ठीक है, अब देखिए आपका जो दिखाई देने वाला और सुनने वाला सामग्री कौन सा हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए रेडियो। रेडियो में हम क्या करते हैं, सुनते हैं, लेकिन रेडियो में हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, उसके बाद क्या है, टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में भी हम क्या करते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसके बाद देखिए क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी टेलीविजन। टेलीविजन में हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी टेलीविजन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हमारा दिया है, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, अधिक सुदृढ़, अधिक लचीला, अधिक कमजोर और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा क्या है। देखिए अधिक कमजोर तो होगा नहीं। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब देखिए गणित की भाषा लचीला तो होता है, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अगर गणित अधिक सुदृढ़ हो। अधिक सुदृढ़ का कहने का मतलब क्या है, गणित हमें अच्छे से, बहुत अच्छे से और अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अधिक लचीला से भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक सुदृढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हमारा क्वेश्चन नंबर 11, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा है। ठीक है, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा क्या है, मतलब सबसे पहले गणित का विकास किस रूप में हुआ। ठीक है, तो देखिए अंकगणित, सांख्यिकी, बीजगणित और ज्यामिति। तो देखिए सांख्यिकी, बीजगणित, ज्यामिति, ये सारा चीज़ हम अंकगणित को पढ़ने के बाद ही पढ़ते हैं। तो गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा क्या हो जाएगा दोस्तों, अंकगणित। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिए और वीडियो को शेयर करते चलिए। देखिए उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, ज्यामिति की किस प्रमेय का हल ज्ञात करने के लिए प्रायः निम्नलिखित विधि का प्रयोग होता है। ठीक है, ज्यामिति की विधि को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या दिया है, निगमन विधि, आगमन विधि, विश्लेषण विधि और आपका दिया है ऑप्शन नंबर डी संश्लेषण विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संश्लेषण विधि। इसमें हम चलते हैं दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलना हो जाता है आपका संश्लेषण विधि। और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 13, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता। ठीक है, देखिए क्या दिया, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका आगमन विधि और निगमन विधि से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपका हिंदी में हो, इन्वायरमेंट में हो, इंग्लिश में हो या फिर मैथ्स में हो, किसी भी सेक्शन में हो, आपका इस विधि से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है कि किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी नहीं होता। ठीक है, अगर मैं आपको कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आप उसको बार बार भूल रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको उस चीज़ को याद रखना है तो तब की कंडीशन में आप क्या करोगे, उसको याद करने की कोशिश करोगे। मतलब इसमें हमें क्या करना है, रटंत प्रणाली पर आधारित है ये चीज़। ठीक है, रटंत प्रणाली पर आधारित है। और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका रटंत प्रणाली पर आधारित हमारा हो जाता है डायरेक्ट निगमन विधि। ठीक है, इसमें हम चलते हैं दोस्तों निगमन विधि में नियम से, इसमें हम चलते हैं नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, निगमन विधि में हम चलते हैं नियम से उदाहरण की ओर, मतलब रटने का प्रक्रिया हो रहा है। ठीक है, ज्ञान जो है वो स्थायी नहीं है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, रटने का काम कर रहे हैं। और कहीं भी आपको रटने का काम आ रहा हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका रटने का काम किस में हो जाता है, निगमन विधि, मतलब नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, ये हो जाएगा नियम से उदाहरण की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ है। ठीक है, मौखिक कार्य हम करा रहे हैं तो उसका लाभ, अब देखिए लाभ तो ये इनमें से सभी होंगे, अब सर्वाधिक लाभ क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, पेडागोजी का यही खासियत होता है कि आपके सभी आंसर सही होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सही होता है, जो भी आंसर ज़्यादा सही होता है उसी को हमें लेना होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ अब किस में हो रहा है। देखिए इसमें अभ्यास पुस्तिका की बचत होती है, बचत तो होती है लेकिन हमें बचत को कभी नहीं देखना। ठीक है, सरकार इसमें बहुत खर्चा करती है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, तो हमें बचत नहीं करना। उसके बाद देखिए क्या क्या है, यह छात्रों की झिझक दूर करता है। ठीक है, तो ये तो छात्रों की झिझक को दूर करता ही है। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन क्या दिया है, यह मानसिक विकास में सहायक होता है।
तो मौखिक कार्य इसमें मानसिक विकास का भी सहायक होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी को हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, तो इससे मूल्यांकन कार्य आसान हो जाता है। ठीक है, देखिए मौखिक कार्य से इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, इसमें मूल्यांकन कार्य आसान हो जाता है। मतलब हम किसी को गणित मौखिक रूप से सिखा रहे हों तो हमें क्या हो जाएगा, उसका मूल्यांकन करना, उस बच्चे का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। मान लो कि आप किसी बच्चे को बोल रहे हो कि बेटा मैंने आपको 5 सेब दिया, ठीक है, मैंने आपको 5 सेब दिया, उसमें से आपने 3 सेब खा के ख़त्म कर दिया, तो अब आपके पास कितना सेब बचा। तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या करेगा, अपना गणितीय तर्क लगाएगा, दिमाग में तर्क लगाएगा कि मेरे पास 5 सेब है, उनमें से 3 सेब को मैंने खा लिया, अब मेरे पास 2 सेब बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चा क्या कर रहा है, अपने दिमाग में तर्क लगा के 5 में से 3 को घटा रहा है। तो मौखिक विधि से हम यह मूल्यांकन कर सकते हैं कि बच्चे को क्या है, घटाने की प्रक्रिया, जोड़ने की प्रक्रिया, ये सारे प्रक्रिया बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ कहीं ना कहीं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे मूल्यांकन कार्य आसान हो जाता है। किसी भी बच्चे को हम पूछ कर हम बातों बातों से ही उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, बहुत ही आसान है। कक्षा 3 में एक शिक्षक विद्यार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है। एक विद्यार्थी प्रश्न उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, तो देखिए बच्चे को क्या दिया है, क्या क्वेश्चन दिया है ये आपका 4562। ठीक है, यहाँ पास आपका प्लस का साइन रहेगा, 4562, नीचे में क्या है दोस्तों 728। अब उसके बाद देखिए बच्चे ने जोड़ा, इसको बच्चे ने जोड़ा, तो देखिए यहाँ से है 2 के नीचे में कुछ नहीं है, तो इसने क्या किया, 2 का 2। ठीक है, उसके बाद 6 और 8 को जोड़ा, तो 6 और 8 14, 14 के 4, यहाँ इधर हासिल आया 1। ठीक है, उसके बाद 5 और 2 7, 7 1 8, उसके बाद 7 और 4 11। ठीक है, मतलब उसने जोड़ा तो सही है। अब देखिए इसमें हमें क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि बच्चे में किसकी कमी है। ठीक है, अब बच्चे में क्या चीज़ की कमी है। ठीक है, इसमें बच्चे ने कहाँ पर मिस्टेक किया, तो देखिए पुनर्समूहीकरण द्वारा योग के कौशल का, योग के सही क्रम की अवधारणा का, या फिर योग के कौशल का, या फिर स्थानीय मान की अवधारणा का। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय मान की अवधारणा। ठीक है, बच्चे में क्या है, पुनर्समूहीकरण की अवधारणा उसको पता है, योग का कौशल पता है, योग तो वो कर ही ले रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्थानीय मान की अवधारणा नहीं है। इसके बाद देखिए ये आपका इकाई अंक में 2 है, तो इकाई के नीचे इकाई अंक हम लिखते हैं। ठीक है, स्थानीय मान में इकाई के नीचे हम इकाई अंक लिखते हैं, मतलब 2 के नीचे में 8 आना चाहिए था। तो इसमें बच्चे में क्या चीज़ की कमी है, आपका स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपका बहुत ही ईजी है। तो आइए हम देखते हैं अगर हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है। ठीक है, प्रतिशत डेटा के लिए, अब देखिए क्या बोल रहा है, आपका पाई चार्ट है, ऑप्शन ए में लाइन ग्राफ है, हिस्टोग्राम है, उसके बाद सचित्र ग्राफ है। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा है पाई चार्ट वाला सेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखिए पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी आदमी मान लो 40,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, उसके कमाई का 10% अपने कपड़ों में खर्च कर देगा, 20% को क्या करेगा, वो बच्चों की पढ़ाई में खर्च कर देगा। उसके बाद दोस्तों 40% क्या करेगा, अपना खाने पीने में खर्च करेगा। ठीक है, उसके बाद जितना भी मान लो वो बचा, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए 30% उसके पास बचा, तो इस 30% को वो क्या करेगा, बचाएगा। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं हम इसमें क्या कर रहे हैं, प्रतिशत डेटा को जागृत कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रतिशत डेटा के लिए किस प्रकार का ग्राफ सबसे अच्छा काम करता है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पाई चार्ट जो है आपका प्रतिशत डेटा को व्यक्त करने का बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाई चार्ट। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा 6वीं के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों को गणित के प्रति रुचि पैदा करना है। ठीक है, और इसमें क्या करना है, रुचि पैदा करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है।
इसीलिए आपका सीजी टेट शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, सी टेट में पेडागॉजी सेक्शन ही सबसे इजी सेक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या दिया है, कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। अब देखिए कभी भी हमें छात्रों में विभिन्नता नहीं करना। ठीक है, मतलब जो छात्र कमज़ोर है, कमज़ोर छात्र अलग हो जाइए और फिर हम उनको अलग से पढ़ा रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी में, गणित के विषय के दो कालांश देना। ठीक है, हमें उदाहरण देने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना। ठीक है, अब देखिए आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना हमारा कहीं ना कहीं सही आंसर हो सकता है, लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, पहेलियों तथा अन्य क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, गणित बच्चों को हम पहेली के रूप में गणित सिखा रहे हैं तो क्या करते, तो आपकी कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, पहेली से बच्चों को अधिक रुचि पैदा होता है। ठीक है, पहेलियों से गणित को अगर हम पहेलियों के माध्यम से सीखते हैं तो बच्चों में अधिक रुचि पैदा होता है। ठीक है, पहेलियों तथा अन्य क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, इसमें आपका और क्या आ जाएगा, पहेलियों के साथ साथ जैसे हम बच्चों को खेल कूद के माध्यम से सिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे आपका पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाता है। अगर हम बच्चों को पहेलियों एवं खेल कूद के माध्यम से गणित सिखा रहे हैं तो उससे बच्चों को सबसे अधिक रुचि पैदा करेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा, इनमें से आपका इन्हीं में से क्वेश्चन आपके सीजी टेट में या फिर सी टेट में इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्ट मैंने आपको क्या बोला था, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन के आधार पे ही आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था पेडागॉजी में हमें कुछ भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम पेडागॉजी में रटने के लिए बैठे तो कभी भी हमसे पेडागॉजी सेक्शन नहीं बनेगा। तो पेडागॉजी अगर आपको बनाना है तो आप क्वेश्चन को पहले समझिए। देखिए क्या बोला है, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए प्रयोगशाला क्या होता है, प्रयोगशाला में हम प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में हम प्रैक्टिकल करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं दोस्तों, बार बार अभ्यास करते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, करके सीखते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए करके सीखना। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों करके। अगर कभी भी आपको प्रयोगशाला मॉडल दे दिया जाए तो प्रयोगशाला का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, करके सीखना। क्योंकि प्रयोगशाला हमारे लिए इसीलिए खोला जाता है कि वहाँ पर हम बार बार अभ्यास कर सकें, प्रैक्टिकल कर सकें। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से आपको पेडागॉजी में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। ठीक है, अब देखिए कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है ये हमें बताना है। ये आपका बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया आपका ऑप्शन नंबर ए में, राम और सीता जा रहे हैं। ठीक है, राम और सीता जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इससे हमें लेना देना नहीं है। अब उसके बाद देखिए क्या दिया ऑप्शन नंबर बी में, श्याम घर जा रहा है। ठीक है, श्याम भी घर जा रहा है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, यात्रा के दौरान मीरा ने, ठीक है इसको आप सुधार लीजिएगा, यह है मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। ठीक है, तो देखिए हमें बाकी ऑप्शन को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका गणितीय संक्रिया किस में आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देखिए ये दोनों तो जा रहे हैं, लेकिन कितना दूर जा रहा है, कितना दूर ट्रेवल कर रहा है ये हमें बताया ही नहीं है। उसके बाद ऑप्शन सी में क्या बोला है कि यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमें एक डाटा दे दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है। तो देखिए गणित की भाषा की झलक आपका किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक अंक से गुणा करना क्या नहीं है। ठीक है, कभी भी आपको क्वेश्चन में नहीं दे दिया हो तब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, हमें क्या नहीं है ये चीज़ बताना है। तो देखिए गणितीय विधि, अब देखिए एक अंक से गुणा कर रहे हैं, मान ले मैं कर रहा हूँ 2 गुणित 3। ठीक है, एक अंक से मैं गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गणितीय विधि का यूज हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं गणितीय विधि का यूज हो रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि हमें नहीं पूछा है। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव आंसर होगा, हमें निकालना है निगेटिव आंसर। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया है, गणितीय संकल्पना। ठीक है, तो ये भी हमारा सही ऑप्शन के अंतर्गत आएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है दोस्तों, गणितीय फलन। ठीक है, अब देखिए
एक अंक से गुणा करना, ठीक है, एक अंक से गुणा करना गणितीय फलन के अंतर्गत नहीं आता। अब देखिए गणितीय फलन में कौन कौन से क्रियाएं आती है। तो देखिए गणितीय फलन में क्या आता है आपका साइन एक्स हो गया, ठीक है, कॉस एक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद लॉग होता है, लॉग 10x, ये सारे किस में आते हैं गणितीय फलन में, ठीक है, ये सारे किस में आते हैं दोस्तों गणितीय फलन में। अब मान लीजिए मैं साइन एक्स के साथ मैं मान लीजिए 5 का गुणा करता हूँ, तो देखिए इसका डाटा चेंज होगा क्या, इसका डाटा चेंज नहीं होगा, ठीक है, अगर हमें x का भी मान नहीं दिया हो तो इसका डाटा कभी चेंज नहीं होगा। हम साइन x और गुणित 5 को हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 साइन x, ठीक है, इससे ज़्यादा हम इसको और किसी भी प्रकार से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, एक अंक से गुणा करना, तो एक अंक से गुणा करना गणितीय फलन के अंतर्गत नहीं आता। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही दूसरों को शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में नए टॉपिक और नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।